इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। ऑडियो एक लीक हुई है इमरान खान साहब की और अमरीकी कांग्रेस वुमन के साथ वो गुफ्तगू कर रहे हैं, जहां पर वो कह रहे हैं कि जो इस वक्त पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है उसके ऊपर आवाज़ उठाई जाए, वो चाहते हैं। और जिस तरह से फिर एक सिनेरियो है, उनको टारगेट किया गया, उसके हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की। इसके बाद हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा इमरान खान साहब पर तनकीद हो रही है सोशल मीडिया पर भी, और भी जो सियासी रहनुमा हैं वो भी तनकीद कर रहे हैं कि जनाब आप तो बड़े एंटी अमेरिका बने फिरते थे, आप तो कहते थे क्या हम गुलाम हैं, तो अब आप उन्हीं से मदद क्यों मांग रहे हैं? आप तो उनकी मुदाखलत के ख़िलाफ़ थे कि जिन्होंने मुदाखलत करके साजिश करके आपकी हुकूमत गिराई, तो अब आप उनसे मुदाखलत का मुतालबा क्यों कर रहे हैं? तो क्या वाकई इमरान खान साहब अपने पहले दिए गए नैरेटिव से कोई यू टर्न लेकर बिल्कुल एक ऑपोजिट नैरेटिव पर आ खड़े हुए? अगर हुए हैं तो इसकी वजह क्या है, इस पर भी बात होगी। इमरान खान साहब ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने भी कुछ अपना नैरेटिव पेश करने की कोशिश की है 9 मई के वाक़यात के हवाले से, उसमें कितनी सदाकत हो सकती है। और फिर हुकूमत की जानिब से जो एक जुडिशल कमीशन तश्कील दिया गया है ऑडियो लीक्स की तहकीकात के हवाले से, वो कितना इम्पॉर्टेंट है और क्या वाकई ये जुडिशल कमीशन एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करने में कामयाब हो सकेगा जिसको सब एक्सेप्ट भी करें और उसके खिलाफ फिर कार्रवाई भी हो सके। इन तमाम उमूर के ऊपर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। पहले चलूँगी इमरान साहब बात करते हैं अमरीकी जो कांग्रेस वुमन से इमरान खान साहब की ऑडियो लीक हुई है उसके हवाले से। सबसे पहले आपके नज़दीक जो मैंने अभी इंट्रो में भी बात की कि आप समझते हैं कि इमरान खान साहब के पहले दिए गए अपने ही नैरेटिव की एक नफ़ी है कि वो पहले ये कह रहे थे अमेरिका मुदाखलत क्यों कर रहा है और अब उनसे ही मदद मांग रहे हैं, तो इसको इसी तरह से आप देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखें सीधी सी बात है कि अगर इमरान खान साहब के नैरेटिव को हम सच मान लें, जो वो कहते थे कि अमरीकी साइफर और अमरीकी साजिश के ज़रिए उनकी हुकूमत को हटाया गया है, तो फिर मुझे वो शेर याद आता है कि मीर भी क्या सादा हैं कि बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दुआ लेते हैं। तो बात यह है कि आप पहले तो अमेरिका को दुश्मन समझते थे, अमेरिका को इस बात का जिम्मेदार समझते थे कि उसने आपकी हुकूमत गिरा दी, अब आप उससे मदद मांग रहे हैं। तो या फिर इसका मतलब ये है कि वो बयानिया सारा झूठ था, आपने सिर्फ सियासी चाल चली और सियासी फ़ायदा उठाने के लिए अमेरिका को इस्तेमाल किया। क्योंकि हमारे यहाँ बहरहाल एक तस्लीम शुदा हकीकत ये है कि एंटी अमेरिका बयानिया हो, एंटी फ़ौज बयानिया हो, एंटी इस्लाम बयानिया हो, तो उसको बड़ी जल्दी पजीराई मिलती है, तो इसलिए ये हुआ। और तीसरी जो आपके सवाल में बात है यू टर्न वाली, तो इमरान खान साहब अगर मैं अपने दोनों चीज़ें जो हैं वो उसके अलावा तीसरा पहलू देखूं तो फिर इमरान खान साहब के नज़दीक यू टर्न लेना तो कोई बुरी बात नहीं है। वो तो कई दफ़ा इस बात का इजहार कर चुके हैं कि यू टर्न लेना तो अच्छी बात है। तो अगर उन्होंने इस पे भी यू टर्न ले लिया और उन्हें इस गलती का एहसास हो गया अपना कि नहीं अमेरिका ने नहीं था किया, ये गलत था, या मुझे अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने हैं, तो इस ऑडियो में भी वो ये बात कह रहे हैं कि एक्स आर्मी चीफ ने मेरी गवर्नमेंट जो है तो इसीलिए ये 3 पॉइंट हैं जो इसमें मेरे ख्याल में काबिल बहस हैं कि ये मामला इस तरह से है। लेकिन बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि सियासतदानों को, और ख़ास तौर पे इस लेवल के सियासतदानों को जो वज़ीर आज़म के मनसब पे रहे हों, मकबूल पार्टी के सरबराह हों, उनको इस तरह की बात करते हुए, किसी भी मुल्क पे इल्ज़ाम लगाते हुए, इवन किसी शख्सियत पे भी इल्ज़ाम लगाते हुए कुछ तहकीक ज़रूर करनी चाहिए और चीज़ों को उस अंदाज में लेना चाहिए। लेकिन साहब वैसे ये तो एक जनरली भी हम देखते हैं ना कि कहीं पे भी मजालिम हो या कुछ हो तो एक जो इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क में अपने वो रखती हैं, असर रसूख रखती हैं, उनको लोग आवाज़ देते हैं, उनसे मुतालबा किया जाता है कि आप इनके ऊपर आवाज़ उठाएँ, और जो ऐसे ममालिक जो असर रसूख रखते हैं उनके ऊपर ज़्यादा उम्मीद लगाई जाती है। तो अगर यहाँ पर इमरान खान साहब ये समझते हैं कि इस वक्त इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है या कोई टारगेट किया जा रहा है बाकायदा किसी तरह से उनकी पार्टी को, उनके लोगों को, तो फिर इसमें क्या गलत है? वो फिर किससे जाके करें? देखें, कोई गलत नहीं है, मदद लेना, किसी से बात करना किसी तौर भी गलत नहीं है, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए बगैर किसी सबूत के या बगैर किसी बात के आप किसी पे इल्ज़ाम लगा दें, वो गलत है। यानी आप कह रहे हैं वो पहले वाली बात गलत है, अब वाली मैं ये कह रहा हूँ, मुझे इस पे भी इतराज़ नहीं है, मुझे इमरान खान साहब की उस बात पे भी इतराज़ नहीं था, या उस सूरत में कि वो साबित कर देते कि अमेरिका ने ही उनकी गवर्नमेंट हटाई है। बाद में खुद उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में बारहा कहा कि अमेरिका उसका जिम्मेदार नहीं है। यानी आपने उस वक्त एक ऐसा सियासी चूरन बेचा कि आपने लोगों को ये कहा कि जी अमेरिका है, उसके बाद आपने कहा अमेरिका नहीं है, अब आप अमेरिका से मदद भी मांग रहे हैं। तो ये जो कंट्रोवर्सीज हैं उनकी अपनी उस ये आपको नजर आती हैं बेसिकली। ठीक हो गया चौधरी साहब,
इमरान खान साहब को क्या ज़रूरत ऐसी पेश आई है कि वो उन लोगों से ये बात करें कि जनाब देखें वो क्या कर सकते हैं? अगर यहाँ पर कुछ ऐसा मान भी लें कि एक विक्टिमाइजेशन इस वक्त हो रही है और शायद सर्टेनली हो रही है, उसके बावजूद भी उन लोगों का उनसे हम उनके आगे रख भी दें ये चीज़ें, तो वो क्या कर लेंगे? तो फिर बिला वजह अपने ही नैरेटिव का एक नेगेटिव वो बनाना उसको, या उसको गलत साबित करना, इससे क्या हासिल होगा? ये तो सियासी नुकसान है। मेरा ख्याल में जी जो आपने बात पहले की है कि बैनुल-अक़वामी ज़ाहिर अमेरिका एक बैनुल-अक़वामी हकीकत है, उसके जो कानूनदान हैं, सेनेटर्स हैं, पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, उसमें आवाज़ें उठाते हैं लोग। जिस तरह की गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं मैस लेवल पे, इसमें ना सिर्फ अमेरिका बल्कि हम देख रहे हैं मुख्तलिफ़ जगहों से बहुत सारी आवाज़ें बैनुल-अक़वामी सतह पे भी उठ रही हैं और मुल्क की सतह के ऊपर भी दबी अल्फाज में ये बातें हो रही हैं। इमरान खान साहब का अमेरिका से बात करने का मकसद तो सिर्फ यही नज़र आता है ना जी कि वो बैनुल-अक़वामी दुनिया में ये मामलात उठाना चाहते हैं ताकि जो है एक सॉर्ट ऑफ प्रेशर जो है क्रिएट हो इंसानी हकूक़ की वजह से या उनके ऊपर, और फिर जब इंटरनेशनली ये चीज़ें उठाई जाती हैं तो पाकिस्तान जैसे मुल्कों का बैनुल-अक़वामी दुनिया के साथ मामलात भी इस तरह से हैं और थर्ड वर्ल्ड के साथ फर्स्ट वर्ल्ड है, उन्होंने अपने मामलात इस तरह से रखे हुए हैं कि वो फिर ट्रेड के ऊपर और मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें हैं उनके ऊपर वो अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हैं। बाकी रही बात के पहले क्या कहा था और अब क्या कहा था, तो मेरे ख्याल में अमरीकनों के साथ मामलात PTI के काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं और वो जो पुरानी बातें हैं वो हालात के तहत सियासतदान जो हैं उनके स्ट्रेटजी भी बदलती है और मेरे ख्याल में ये बदलती हुई स्ट्रेटजी है और इसमें काफ़ी इफ़ेक्टिवली जो है ख़ासकर रिपब्लिकन साइड जो है अमेरिका में वो PTI की जो कंसर्न्स हैं उनके ऊपर बात करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन इसमें इमरान साहब आप समझते हैं कि ये बदलती हुई स्ट्रैटेजी क्या इससे सियासी फ़ायदा है या सियासी नुकसान है? देखिए समीना, बात यह है कि इमरान खान साहब ने तो अगर स्ट्रेटजी चेंज की है तो उनके ज़हन में तो इसका फ़ायदा ही होगा। वो तो यही सोच के करेंगे ना, कोई भी सियासतदान जब अपनी स्ट्रेटजी बनाता है तो उसका मकसद यही होता है कि उसको ज़्यादा अवामी पजीराई मिले। लेकिन हमारे यहाँ जिस तरह से ये चीज़ें हैं और वो जिस सतह पे उन चीज़ों को ले गए थे, देखिए अगर कोई बैन बैन बात हो ना तो उसमें तो अगर आप तब्दीली भी कर लें तो उसका उतना असर नहीं होता। यहाँ पे जितनी पोलराइजेशन हो चुकी है और जिस सतह पे बातें जा चुकी हैं उसमें मैं समझता हूँ कि शायद अब इमरान खान साहब को यहाँ लोकली इसका इतना फ़ायदा ना हो। बिल्कुल हो सकता है कि अमेरिकन जो हैं, जिस तरह चोई साहब फरमा रहे थे कि रिपब्लिकन ख़ास तौर पे PTI के मौक़िफ़ से वो करें, और दूसरा अमेरिका को अगर आप देखें रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट्स हों, इस तरह के खास तौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्क पे तो उनकी खास नज़र होती है। वो ये चाहते हैं कि उन्हें कोई भी ऐसा बहाना मिले जिसको बुनियाद बनाकर वो तनकीद कर सके और कह सके कि जी यहाँ इंसानी हकूक़ की पामाली होती है, यहाँ फलां होता है, यहाँ ज़बरदस्ती होती है। वो तो मौके की तलाश में होते हैं। लेकिन इससे अंदरूनी मुल्क में समझता हूँ कि इमरान खान साहब के मौक़िफ़ को ज़रूर दचका पहुँचेगा और लोग इतनी आसानी से उनका ये यू टर्न शायद कबूल ना करें। अच्छा, लेकिन अब मामलात इससे वैसे बहुत आगे नहीं चलेंगे, अब तो बात कहीं से कहीं चली गई है। अमेरिका तो कहीं बेचारा पीछे ही रह गया इस सारे कहानी में। लेकिन बहरहाल जी, इस वक्त घुमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो उनसे कुछ खबरें भी जानने की कोशिश करेंगे और मौजूदा हालात पर उनका तज्जिया भी लेंगे। खबर घुमन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। घुमन साहब, सबसे पहले तो ये जो ऑडियो लीक हुई है इमरान खान साहब की, चूंकि इसी पर बात हो रही है तो मैं आपकी भी राय ज़रूर जानना चाहूँगी कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये ऑडियो लीक से क्या मकसद हो सकता है इसका लीक करने का, और इससे कोई धचका पहुँचने वाला है इमरान खान साहब के नैरेटिव को कि जी पहले तो आप अमेरिका से कहते थे ये मुदाखलत करके इन्होंने मेरी हुकूमत गिराई, आप उन्हीं से मदद मांग रहे हैं? प्रॉब्लम यह है कि ऑडियो लीक्स किसी भी सतह के ऊपर किसी भी शख्स की हो, चाहे वो अपोजिशन में हो या हुकूमत में हो, जो आईने पाकिस्तान है बुनियादी तौर पर जो पाकिस्तान के कवानीन जो मौजूद हैं उसके अंदर उसका एक तरीकाकार है कि ऑडियो लीक्स क्यों हुई, किसने रिकॉर्ड की, मकसद क्या था, वो तमाम जो बुनियादी अगर आप जो नुक्ते हैं वो पूरे कर लें तो फिर उसके बाद इसके ऊपर तबसरा किया जा सकता है। अगला सवाल कि जी क्या इमरान खान साहब की ऑडियो लीक है, मैंने उसको पूरा तो नहीं सुना,
लेकिन जाहिर है वो आजकल आपने देखा है कि जो जितने भी इनके फॉरेन ममालिक के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इनके जो वहाँ पे एक्सपेट्रिएट्स मौजूद हैं, वो हर मुल्क के अंदर वो लॉबिंग कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो वो कह रहे हैं कि जिनके पाकिस्तान के अंदर उनके साथ ज्यादती हो रही है तो अपना इशू उठा रहे हैं। इमरान खान साहब की जहाँ तक बात मुझे समझ आई है, जो जितनी ऑडियो लीक सामने आई है तो वो इश्यूज के ऊपर बात वो कर रहे हैं कि जनाब वाला हमारे साथ ज्यादती हो रही है। लेकिन मैं समझ रहा हूँ, देखें जो अभी बात कर रहे थे ना याकूब साहब, तो एक मुल्क या दूसरा मुल्क जो मर्जी आपके हवाले से बात करता रहे। प्रॉब्लम यह है कि किसी भी घर के अंदर, आप छोड़े मुल्कों को, किसी घर के अंदर जब नाइतफाकी पैदा हो जाती है तो उसके बाद आपके हमसाए जो हैं, मोहल्ले वाले हैं, गांव वाले आपके घर के अंदर फिर वो जो है आपको मशवरे देना शुरू कर देंगे, तो इंटरफेरेंस शुरू कर देंगे। मसला ये है कि हमारी जो इस वक्त नेशनल पॉलिटी है, हमारी जो पॉलिटिक्स है, हमारा ओवरऑल हमारे जो रियासत की मुख्तलिफ हमारी इकाइयाँ हैं उसके अंदर काफी ज्यादा इस वक्त आपको पता है कि पोलराइजेशन हुई हुई है, तकसीम हुई हुई है। बदकिस्मती ये है कि आपने देखा कि पिछले हफ्ते 10 दिन के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस साहिबान के रिमार्क्स देखे, आपने देखा सुना कि जो उनके हुक्म अहकाम दे रहे हैं उनके ऊपर अमल नहीं हो रहा। वो आप दीदा हुए पड़े हैं जज साहिबान के भाई ये हो क्या रहा है हमारे खिलाफ। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर आपने देखा, उसके बाद चीफ जस्टिस, बाकी छोड़े चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के 2-3 अहकामात इलेक्शन के हवाले से, उसके ऊपर जो भी तमाम सूरत हाल है। अब दुनिया जाहिर है जब हमारे मुल्क के अंदर इस तरह की तकसीम पैदा हो जाएगी तो दुनिया उसके ऊपर कमेंट करेगी। और ये जो अफसोसनाक वाकयात 9 मई को हुए हैं, आप वो भी देख लें और आप सामने रखें, आप उसके ऊपर जिस तरह के बहस मुबासा दुनिया हमारे हवाले से कर रही है। जाहिर है दुनिया के अंदर जब ये पता चलेगा कि जी लाहौर के अंदर कोर कमांडर हाउस, जिन्ना हाउस के ऊपर इस तरह की यलगार होगी, इस तरह जलाया जाएगा, क्या वाकयात बने, क्या मुहरकात है उसके पीछे। बिल्कुल, ये मनाजिर जब वर्ल्डली देखे जाएंगे तो उस पर कुछ ना कुछ रिएक्शन तो होगा, लेकिन वो खैर वो तो एक अलग बात है कि उस पर लोग रिएक्ट करें, और ये एक अलग सिनेरियो कि इमरान खान साहब उनसे ये डिमांड करें कि वो कोई स्टेटमेंट उस पर दें। लेकिन बहरहाल इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए जो आपने खबर गुमन साहब वो बात की ना शुरू में कि जी टैपिंग हुई क्यों है, किस मकसद के लिए हुई है, किसने की है, ये चीज़ें, यही बुनियादी एतराज़ात आज इमरान खान साहब ने भी कुछ उठाए हैं। जो जुडिशल कमीशन तश्कील दिया गया हुकूमत की जानिब से जो ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए, और इमरान खान साहब ने कहा कि अच्छी बात है कि आपने बनाया, लेकिन इसके जो TORs हैं उसके ऊपर उन्होंने भी एतराज़ उठाए हैं। तो ये आपको क्या नज़र आ रहा है, इस जुडिशल कमीशन के बनाने का मकसद क्या है इस सिनेरियो में कि जब ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा एक जिसको कहते हैं ना एक्सट्रीम किस्म की सिचुएशन है मुल्क में, तो क्या आपको नज़र आ रहा है ये क्या निकालेगा कमीशन? देखिए जी, जो मोहतरम जजेस साहबान इस कमीशन का हिस्सा बने हैं, एक तो पहले सबसे ज्यादा वो सवाल उठाया जा रहा है कि क्या ये जो कमीशन बना है सुप्रीम कोर्ट के, जाहिर है सीनियर पोने जज उसको हेड करेंगे, क्या इसके ऊपर चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ कोई मुशावरत हुई है? जाहिर है वो मास्टर ऑफ द रोस्टर हैं। अगर इस तरह का कमीशन बनाया जाता है, माजी के अंदर तो हमने यही देखा है कि खत लिखा जाता है चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कि हुकूमत ये चाह रही है किस तरह के कमीशन बनाया जाए, तो इसके ऊपर जो है कमीशन बना दिया जाए सर्विंग जजेस की सरबराही में, उनकी मौजूदगी में, और जो भी TORs हैं वो सारी चीजें हैं। अब पता है क्या हो रहा है, मैं बुनियादी तौर पर वजह ये बनी हुई है कि जब लड़ाई, आपने देखा कि हाल ही के अंदर जो मुख्तलिफ बयानात खासतौर पर हुकूमती ज़ुमा की तरफ से हम सुन रहे हैं, मसला ये है कि एक काम अगर हुकूमत वक्त नेक नीयत से भी करना चाहेगी तो उसके ऊपर अपोजिशन एतराज़ात उठाएगी, उसके ऊपर सवाल उठा देगी। इसी तरह अगर अपोजिशन कोई काम करना चाहेगी, कोई तजावीज़ देती है, या जो लड़ाई इस वक्त चल रही है उसके ऊपर वो कोई सिंसियर एफर्ट करना चाह रहे हैं तो हुकूमत उसको शक की नज़र से देखेगी। एक बात आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं जरूर आपके नाजरीन को बताना चाहूँगा। देखें, दुनिया भर के अंदर जो सियासत है वो कभी भी जीरो सम गेम नहीं होती। जीरो सम गेम का मतलब यह है कि इसके अंदर ये नहीं होता कि जी एक डूब जाएगा और एक जीत जाएगा। सियासत के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर देखें जहां भी जमहूरियत है, कुछ गिव एंड टेक होता है। पॉलिटिक्स का मतलब ही यह है कि आप निगोशिएट करते हैं, आप बातचीत करते हैं, उसके बाद कोई भी मुद्दा है वो अवाम के सामने रखा जाता है, फिर अवाम समझते हैं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी उसके ऊपर क्या उसकी राय ठीक है या गलत है। अच्छा खावर साहब, यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अब यहाँ पे चल रही है मारामारी। यहाँ पे वो कहते हैं कि या हम नहीं है या आप नहीं है। वो आपने देखा लड़ाई अब इस लेवल की होगी हुई है
कि दोनों अतराफ से एक दूसरे की जो है एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट ही नहीं किया जा रहा। माजी के अंदर देखा, अगर किसी का ये ख्याल था कि जी नून लीग की सियासत को खत्म करके जो है वो पार्टी को खत्म किया जा सके, वो नहीं हो सका। पीपल्स पार्टी के हवाले से आपको पता जन्म शरफ के जमाने में क्या बात की जाती थी कि जी इट इज ओवर, खत्म हो गया, वो नहीं। अब इमरान खान की इस सियासत से, तरीका सियासत से आप एग्री करें या ना करें, इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान की एक सियासत की हकीकत है। लिहाजा जब तक हमारे सियासतदान कोई मिल नहीं बैठेंगे, कुछ सेंस प्रिवेल नहीं करेगी, और देखें फिर यही हम सुनते रहेंगे जी चाइना ने ये बयान दे दिया, अमेरिका ने ये बयान दे दिया, पाकिस्तान से ये हो रहा, ये बात की गई। जी जी जी। अच्छा हावर साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की। मैं सिर्फ क्योंकि आप एक बाकायदा जर्नलिस्ट हैं और चीज़ों को बड़े गौर से देखते हैं, पढ़ते हैं, मुझे सिर्फ ये बता दें कि आप नहीं ये समझते कि ये कमीशन जो बनाया गया है वो अब इतनी ऑडियो वीडियो लीक्स हो चुकी हैं कि शायद उस कमीशन पहले अगर टाइमली बनाया जाता तो फिर भी कुछ निकल आता। अब लोग उस तरह से ऑडियो वीडियोस को तवज्जो भी नहीं देते शायद उस तरह से। आपने 100% दुरुस्त बात की। देखें यूसुफ साहब, असल सवाल ये है कि पाकिस्तान के जो कानून है मुतलका, उसके अंदर बहुत वाज़ेह है कि अगर पाकिस्तान के अंदर याकूब साहब की या खावर गुमन की ऑडियो या वीडियो चाहिए तो उसको रिकॉर्डिंग के लिए पीछे एक अथॉरिटी है जिसको साइन करना उसका जरूरी है। वो अथॉरिटी साइन करती है कि ये मकसद है, इस मकसद के लिए हमें इस शख्स की रिकॉर्डिंग करना जरूरी है। तो हाँ, अगर इमरान खान की या किसी दूसरे तीसरे पॉलिटिशियन की या किसी हुकूमत के अंदर वजीर की या किसी मशीर की, किसी वज़ीर आज़म की अगर कोई ऑडियो लीक इस तरह सामने आती है तो उसके पीछे जब तक वो प्रोसेस नहीं कंप्लीट करेंगे तो आप खावर गुमन साहब, आप कौन से मुल्क की बात कर रहे हैं? ये हमारे मुल्क में नहीं, वैसे भी समीना, खावर साहब तो ये बात कर रहे हैं ना कि रिकॉर्डिंग के लिए क्या प्रोसीजर चाहिए, लीक करने के लिए तो कोई प्रोसीजर नहीं चाहिए, लीक करने के लिए तो कोई ऐसी बात नहीं है ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, मैं इस पे माजूद के साथ एक बात जरूर करना चाहूंगा। देखें, इस वक्त जितनी ऑडियो और वीडियो लीक्स आपने सुनी हैं, एक भी पीस ऑफ एविडेंस के तौर पे आप किसी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर एज एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस जमा नहीं करवा सकते। ये है इनकी कानूनी हैसियत। बाकी इसके ऊपर जो प्रोपेगेंडा है, सियासत है, वो आपको याद होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब उस वक्त की जो अपोजिशन थी, पीडीएम की जमातें पीएमएलएन के खिलाफ इस्तेमाल किया करते थे। अब इनके हाथ लगा हुआ है तो अब ये इनके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हमें एक साइकिल नजर आता है। खावर गुमन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। ब्रेक पर जाने से पहले मैं चौधरी साहब का जरूर इस पे कमेंट ले लूं, क्योंकि खुद खावर गुमन साहब ने भी जिसकी तरफ इशारा किया। चौधरी साहब, क्या चीफ जस्टिस से मुशावरत ज़रूरी थी कानूनी तौर पर ये जुडिशल कमीशन तश्कील देने के लिए? और दूसरा, आप क्या समझते हैं इसके TORs पर जो इमरान खान साहब का एतराज़ है, क्या वाकई उसको एड्रेस किया जाना चाहिए? सबसे पहले तो जो सवाल आएगा कमीशन के सामने, चीफ जस्टिस साहब से ही मुशावरत की जाती है, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब जो हैं इदारे के सरबराह हैं और नॉर्मली वो तजवीज़ करते हैं। लेकिन क्योंकि हुकूमत और चीफ जस्टिस साहब के ताल्लुकात बहुत कशीदा हैं और हुकूमत चढ़ाई करती है बार बार उनके ऊपर, तो लिहाजा उसमें तो ये कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है जो हुई है। लेकिन जो लीगल क्वेश्चंस आएंगे, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आएगा क्या फेयर ट्रायल एक्ट के तहत, जिसके तहत आपको जो है हाईकोर्ट के जज की इजाज़त चाहिए होती है टैपिंग के लिए, क्या वो ली गई? अगर वो नहीं ली गई तो ये कानूनी कैसे, और कानूनी नहीं है तो फिर जुडिशल कमीशन इसकी तहकीकात कैसे करेगा? तो पहले जो इन टेप्स की जो कानूनी हैसियत है उसका तयन होगा तो बाकी मामलात होंगे। और अभी इनके TORs में तो जाहिर है तो फिर इसमें क्या चौधरी साहब, ये फिर क्या इसमें बदनीयती नजर आती है आपको हुकूमत की? क्यों बनाया इन्होंने? क्या इससे कोई खास पर्पस है इनका? इससे बनाने से कोई प्रेशर डालना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? मेरे ख्याल में हुकूमत दबाव डालना चाहती है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, जो आने वाले कुछ दिनों नेक्स्ट वीक में कुछ मुकदमात ऐसे हैं, इलेक्शन से मुतालिक रिव्यू वगैरह हैं, तो शायद उसका एक शाखसाना हो। अभी ये भी देखना है कि जो ये मेंबरान हैं जो ये कमीशन के,
क्या उससे एग्री करते हैं या नहीं करते हैं। तो अभी तो ये मामला इन्होंने आज किया ज़रूर है, इसके आगे इसकी मामलात कहाँ पे जाते हैं वो भी देखिए। ठीक हो गया, चलिए जी ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस फर्दर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। पॉलिटिकल सिनेरियो में काफ़ी कुछ और भी है डिस्कशन के लिए, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाजरीन। आज मरीम नवाज साहिबा ने भी उलमा और मशाइख से बात की, लेकिन किताब का मौजू उनका आज भी इमरान खान साहब भी ज़्यादातर रहे और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने तनकीद भी की, अदालतों पर भी उन्होंने खासी तनकीद की और उनके ऊपर भी उन्होंने निशाना बनाया, उन्हें भी खूब। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि मरीम नवाज साहिबा के जो मुख्तलिफ डिमांड्स हैं आखिर वो अदलिया से क्या चाहती हैं। और जो उन्होंने ये बात की कि जी सिविलियंस का जो ट्रायल है वो सिविल कोर्ट्स में ही होना चाहिए, लेकिन उनका ये कहना है कि जो ये 9 मई के वाक़यात हैं ये आर्मी एक्ट के तहत करवाना ठीक हो गया अगर ट्रायल होता है। इमरान साहब, मरीम नवाज साहिबा की इस वक्त स्ट्रैटेजी आपको क्या नज़र आ रही है टारगेट्स को लेकर के, और आप क्या समझ रहे हैं कि ये जो उनका अदलिया के ऊपर एक है ओवरऑल अटैक वो किस हद तक? लेकिन बेशतर इसके कि मैं आपसे इसका जवाब लूँ, इस वक्त सीनियर सियासतदान और माहिर कानून जनाब एतजाज़ एहसन साहब मौजूद हैं, उनसे उनकी कीमती राय ज़रूर जानते हैं। एतजाज़ एहसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया हमें शो के लिए। एतजाज़ एहसन साहब, सबसे पहले तो सर ये फरमाइएगा, जुडिशल कमीशन हुकूमत ने एक तश्कील दिया है ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए, जो मुख्तलिफ ऑडियोज़ आती रही हैं, जजेस की भी हैं और भी, तो आपके नज़दीक इसका क्या मकसद है? क्या ये ज़रूरी था इस वक्त बनाना, और इससे इसका जो सिफारिशात होंगी वो क्या सबके लिए काबिल कबूल होंगी? पहली बात तो मैं आपको कमीशन की तश्कील का बता दूं। कमीशन की इस किस्म की तश्कील का हुकूमत को इख्तियार ही नहीं है। हुकूमत जजेस पे की बुनियाद पे मुश्तमिल कोई कमीशन नहीं बना सकती, और ये अगर जुडिशल कमीशन बननी है तो वो चीफ जस्टिस बना सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के, डिपेंडिंग ऑन। ये इख्तियार भी नहीं है हुकूमत के। 1956 का इंक्वायरीज एंड ट्रिब्यूनल्स एक्ट है जो इस पे वादे करता है, सेक्शन 3। अब मैं ये समझता हूँ काजी खलीफा साहब इसमें जाएंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, ये तीनों जज इनकार करेंगे, क्योंकि इनकी जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है उसकी आर्टिकल 7 के तहत एक जज ऐसी कमीशन पे बैठ ही नहीं सकता जो गवर्नमेंट ने बनाई हो, जब तक उसका चीफ जस्टिस उसको इजाजत ना दे, बैठ ही नहीं सकता। तो ये साफ जवाब हो जाना है फैजी साहब। उसकी एक और वजह भी जवाब की होनी है, वो मैं उससे आता हूँ जो दूसरा पॉइंट आपने रेज किया है। जो दूसरा पॉइंट आपने रेज किया है इसी बात है, वो ऑडियो लीक्स का, क्योंकि ये कमीशन है ऑडियो लीक्स की। अब ऑडियो लीक्स ये वो है, साहब ये देखें कि वो ऑडियो लीक्स है जो हुकूमत खुद पेश कर रही है पब्लिक में भी और कमीशन के, समझ रहे कमीशन कोई भी बैठा है उसके सामने भी, यानी वो तस्लीम कर रही है कि उसने ये टैपिंग की है, उसने ये तस्लीम कर रही है टैपिंग की, और से तो पब्लिक की कोई किसी इदारे से नहीं हो गई, ये टैपिंग गवर्नमेंट ने किया और गवर्नमेंट के पास की सलाहियत है। अब ये मान रहे हैं कि हमने टैप किया। अच्छा, अब पहली बात, बेनजीर भुट्टो वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, PLD 1998 सुप्रीम कोर्ट पेज 388, ये इन्होंने पढ़ा ही नहीं। उसमें वो कहते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला कि अगर गवर्नमेंट टैप करे फोन किसी के भी, ये नहीं कि जजेस के, किसी शहरी के भी, प्रिवेसी को इंक्लूड करे, आर्टिकल 4, आर्टिकल 9, आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 25 फंडामेंटल राइट को वायलेट होते हैं, वो ना हुकूमत लेजिटिमेट रहती है ना असेंबली लेजिटिमेट रहती है। अब बीबी शहीद के केस में बड़ी तफसील से डिस्कशन करके
उन्होंने कहा कि ये लिजिट बनती जाती गवर्नमेंट जो वायर टैपिंग फोन टैपिंग का। ठीक। अब बेनजीर भुट्टो शहीद के लिए और फैसला और शहबाज शरीफ के लिए और फैसला, ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता। अच्छा एतजाज साहब, ये फरमाइएगा कि आपका कहने का मतलब ये है कि अगर ये कमीशन काम शुरू कर भी दे तो फिर भी हुकूमत खुद इसमें फंस जाएगी, ना कि वो जिन्हें फंसाना चाहते हैं वो फंसे। इमरान साहब आप देखें, इससे ज्यादा संगीन हो गया काम जी, काम इससे बहुत ज्यादा संगीन हो गया जी। अमेरिका में फोन टैपिंग बहुत बड़ा जुर्म है, हमारे से बहुत संगीन। और वहाँ चूंकि टेलीफोन 100-1.25 से टेलीफोन है और टैपिंग भी होती है, इंडस्ट्रियल कंपटीशन में टैपिंग करा लेते हैं, जो पकड़ा जाए वो नहीं बच सकता कानून की गिरफ्त। ये कहते हैं कि हमने एक कांग्रेस वुमन की इमरान खान से कॉन्वर्सेशन को भी टैप कर लिया, अब तो वो कांग्रेस वुमन और कांग्रेस आ गई बीच में। उसने छोड़ना इस मामले को, वो छोड़ेगी, वो तो इनके पीछे पड़ेगी कि मेरी फोन कॉल आपने टैप क्यों, टैप कैसे की। बिल्कुल ठीक। और वो लेके जाएगी कांग्रेस में। वो इनके ये जो मैं आपको 4 बंदे बता दूं, लॉ मिनिस्टर जी, इंटीरियर मिनिस्टर जी, डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, ये लैंड करेंगे ना जिस दिन अमेरिका में, इनके वारंट इनको सर्व किए जाए, तब पीना होगा इनका। अच्छा, ये तो बड़ा संगीन इसका बन जाएगा। कांग्रेस वुमन पीछे पड़ेगी इससे। ठीक। अच्छा एतजाज हसन साहब, ये जो राइट जी, कर लीजिए आप बात मुकम्मल। जी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये इन्होंने बहुत इसको संगीन कर लिया। अमेरिका एक कांग्रेस वुमन किसी से बात करना चाहे, दुनिया में कोई भी हो, उसको आप टैप करके और फिर पब्लिक कर दें, उस पर कमीशन बिठा दें, बिल्कुल इस वजह से भी फैज ईसा नहीं जाएगा करीब इसके। राइट। अगर फैज ईसा ने इस पे इंक्वायरी शुरू कर दी तो ही वोंट बी एबल, ना आमिर फारूक वोंट बी एबल टू गो टू अमेरिका, वो उसको खैर बात कर। ओके, ये तो बड़ा तो चोई साहब ये पहलू तो फिर मेरा ख्याल है इनके अपने जहन में भी नहीं होगा जिन्होंने ये सब कुछ किया है। नहीं जी, इनके जहन में तो कुछ भी नहीं है। इनके जहन में एक और आपको बात बताऊं, इनके जहन में जो नहीं है, अब इनके जहन में नहीं है कि क्या ये इसका नतीजा क्या है। आमिर मीर वजीर इत्तलात पंजाब, वो फरमाते हैं, क्योंकि मेरे लिए सबसे फंडामेंटल क्वेश्चन 9 मई के वाक़े के बारे में सबसे फंडामेंटल क्वेश्चन है कि क्यों और किस वजह से पंजाब पुलिस, आमिर मीर साहब कहते हैं हमने रोक दिया आईजी को, वो अपने आईजी को तो बचाना चाहते हैं पर खुद फंस गई सारी गवर्नमेंट, कि ये गवर्नमेंट देखती रही है 7 घंटे कि वो मसमार हो रहा है, उसको आग लगाई जा रही। इनको इत्तला होगी कि कोर कमांडर और उसकी बेगम बीच में है और वहाँ एक मॉब पहुंच गया, और मतलब हर चीज हो रही है। बंदे थोड़े से हैं, वो उनके जितने वीडियोस देखें कोर कमांडर हाउस के अंदर कितने हैं, वो 20-25 लोग नजर आते हैं। लेकिन एतजाज हसन साहब, ये तो अब उल्टा आपके जो क्वेश्चंस हमने उस दिन भी मैंने सुने, आपने बड़े रेलेवेंट क्वेश्चंस भी रेज किए, लेकिन ये तो अब उल्टा ये कह रहे हैं कि जो लोग इसमें मुलव्विस थे, आर्मी एक्ट के खिलाफ उनके साथ जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू की जा रही है। तो ये भी पॉसिबल है लीगली कि सिविलियन के ऊपर आप वो लगा दें? आर्मी एक्ट नहीं लग सकता था, वही मैं कह रहा हूँ, उसके लिए तरमीम करनी पड़ेगी कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम की इनकी है ही नहीं, नफरी नहीं है। 228 बंदे ही नहीं है, 228 MNA चाहिए। अब अगर तो ये 72 को इजाजत दी गई, अंदर ड्रॉ इन किया गया, कहीं नहीं तरमीम कर लें, ये 72 जो PTI के हैं ये आके करें तो उनको डिस्क्वालीफाई, उनको इमरान खान डिस्क्वालीफाई करा देगा और उनका वोट काउंट नहीं होगा। क्यों? वो 63A के तहत, क्योंकि इमरान खान ने फैसला करना कि किधर वोट डालना है।
वो कहेगा आईनी तरमीम पे आपने वोट नहीं डाला, जो डालेगा वो डिस्क्वालीफाइड भी और उसका वोट भी काउंट नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो बगैर आइन में तरमीम किए ये मिलिट्री कोर्ट नहीं बना सकते। अच्छा, लेकिन एतजाज हसन साहब थोड़ा इसमें एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहती हूँ सर, ये भी बात हो रही है कि इन तमाम शवाहिद की बुनियाद पर पीटीआई को बैन करने की भी बात हो रही है और कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन को एविडेंस भी दे दिए गए हैं। तो आप समझते हैं कि ये इनफ हैं सबूत के पीटीआई को बैन कर दिया जाए इन तमाम 9 मई के वाक़यात के ऊपर? देखो, पहला समीना पहला जो कदम है ना, जो इमरान खान की इस प्रोसेस में उसको बैन करना है, तो सुप्रीम कोर्ट ने करना है। मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट 15 दिन के लिए गवर्नमेंट बैन कर सकती है, पर 15 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट जाना। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट पूरे कोर्ट में नहीं बैठना। ये कहते हैं, दलील देते हैं गवर्नमेंट वाले और आजम नजीर सारा भी, ये चूंकि लिखा हुआ है कि द सुप्रीम कोर्ट शैल, इसलिए पूरा सुप्रीम कोर्ट बैठे। भाई साहब, आर्टिकल 199 में लिखा हुआ है द हाई कोर्ट शैल। वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बेंचेस के जरिए काम करते हैं हमारे यहाँ और इंडिया में भी। अब 53 जजेस है लॉ हाई कोर्ट, वो क्या सारे बैठेंगे हाई कोर्ट बनेगा? ना, वो बेंचेस, बेंच बनाना चीफ जस्टिस का काम है। कोई 5 मेंबर बेंच बना दे, कोई 3 हाई कोर्ट फॉर इंस्टेंस लाहौर हाई कोर्ट में, और बीसीओ बेंचेस है और वो बनाते हैं चीफ जस्टिस। अब ये 15 दिन के अंदर अंदर रेफरेंस फाइल करते हैं उसको डिस्क्वालीफाई करने के लिए। वो जाएगा मैटर टू द चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट 5 मेंबर्स का बेंच बना देगा और वो फिलहाल सस्पेंड कर देंगे उस ऑपरेशन ऑफ दैट गवर्नमेंट ऑर्डर और कहेंगे हम सुनते हैं। जब तक हम फाइनल ना सुन लें, हम कितना बैन करेंगे पार्टी को? आप सारा एविडेंस लाएं। जो एविडेंस इनके पास है, अब एक दिन का है 9 मई का, वो इंतहाई, वो तो इनके खिलाफ जाता है। वो तो पहला ही सवाल होगा कि फैसिलिटेट किसने किया। और जजेस वीडियो देख के कहेंगे ये वीडियो आपका है 7:30 का वे, और यहाँ तो 10-12 लड़के हैं इसमें नजर आ रहा है कोर कमांडर्स हाउस में। ये आग आपने लगवाई है, ये फाइनिंग आ जाएगी इनके खिलाफ कि ये अखबार आग इन्होंने लगवाई। और ये निगरान ये करते रहे हैं और निगरान तो गए, निगरान वैसे भी इलीगल हो चुके हैं, 90 डेज गुजर गए। अब बहरूपीय पंजाब का निजाम चला रहे और आईजी को ऑर्डर दे रहे। ये तो इन्होंने हद दर्जे की खिलाफ वर्जियां कर दी है कानून की। चलिए, लेकिन एतजाज साहब लास्टली मुझे एक चीज पे आपका और सर कमेंट चाहिए। बड़ी खामोशी से हम देख रहे हैं कि केसेस भी मुआफ होते चले जा रहे हैं। अब आशियाना हाउसिंग स्कीम केस में भी शहबाज शरीफ साहब को बेगुनाह करार दे दिया गया है, क्लीन चिट मिल गई है। ये जो नैब के सारे रेफरेंसेस थे खत्म हो गए आहिस्ता आहिस्ता, तो सर ये अब हमेशा के लिए इनकी जान खुलासी हो गई, या जो चूंकि नैब तरामीम का जो पेंडिंग मामला है वो अपनी जगह है, उसके बाद दोबारा इन्हें इनिशिएट किया जा सकता है कभी दोबारा कोई अगली हुकूमत आए तो? देखिए, दोबारा लेजिस्लेशन हो सकती है अगर ये वो केसेस हैं, ये इतने बड़े बड़े केसेस जो हैं, इनके बारे में डॉक्टर शाहिद मसूद क्या करते हैं कि ये बैरिड अलाइव है, ये बैरिड अलाइव है, अपनी तरह से दफना दिए गए हैं तो बीच में जिंदा है। जिसने कब्र कुशाई किसी अगली गवर्नमेंट ने कर दी तो ये निकल आएंगे, फिर खड़े हो जाएंगे। ऐसे केसेस जो है ना, इस तरह चोर दरवाजे के जरिए तो उनको आप नहीं कर सकते, खत्म कर सकते। ये तो प्योर डिस्क्रिमिनेशन है। ये एक रिट पिटीशन होगी इनके खिलाफ, जब ये नहीं होंगे और दूसरी कोई गवर्नमेंट होगी, जाहिर है इनके मुखालिफाना होगी। ये घबराते क्यों हैं इमरान से? इमरान से इसलिए घबराते हैं कि एक तो उसको उसमें फूंक भरी दिया इन्होंने, उसका इतना बड़ा कद बना दिया है कि हमारे लिए भी अजाब है हमारे लिए भी अजाब है। और ये शरीफ खानदान और उनके ये मरियम ने, राना सनाउल्लाह ने,
राना सनाउल्लाह ने, मरियम ने, जावेद लतीफ ने, उत्तलाल चौधरी ने, इसमें लॉ मिनिस्टर वगैरह का काम नहीं है, ये इन्होंने बना दिया। अब वो जितना वो उसका बड़ा कद बनता जाता है उतना उससे डरते जाते हैं और उसको एलिमिनेट करना चाहते हैं, ये बिल्कुल एलिमिनेट करना चाहते हैं। सही। और इसी वजह से अपने जो इनके मसाइल हैं और हर कदम जो ले रहे हैं वो इलीगल ले रहे हैं, चाहे ये मिलिट्री कोर्ट्स का, चाहे ये इसका ये जो कमीशन बनाने का, चाहे फोन टैपिंग करने का, हर संगीन जुर्म कर रहे हैं और करते जा रहे हैं। मुझे नहीं समझ आती ये किस तरह मुतमईन है, कमीशन बना दिया। लेकिन एतजाज साहब नैब तो कहती है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिला। वो जी जब प्रोसिक्यूटर अपने हो तो कोई सबूत नहीं पेश करते। देखना तो है प्रोसिक्यूटर कौन है। ठीक। प्रोसिक्यूटर जम जाता, कहता मैं सबूत पेश करना मैंने, तो क्या वो ये उसको फारिग कर सकती थी कोर्ट। इस वक्त तो जज, जूरी और सारे कुछ ऑडियंस भी और अंपायर भी सब इनके साथ। बिल्कुल ठीक। अच्छा चौधरी साहब, ये जो एक इलेक्शन ना होने का मामला था, आपकी तो बड़ी क्लियर इस पे ओपिनियन थी कि 14 मई को इलेक्शन होना ही है, इसके ऊपर तो कोई दूसरी राय ही नहीं है, इस पे तो बात करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन 14 मई तो कब का गुजर गया। फिर हम ये भी सुन रहे थे, आपसे मैंने सुना कि ये इसमें हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की बिल्कुल कार्रवाई शुरू हो जाएगी फ़ौरन, लेकिन वो भी हमें फ़िलहाल होती नज़र नहीं आई। तो ये इस केस का क्या फ्यूचर देख रहे हैं सर आप? पहले मैं ये अर्ज कर दूं कि वो जो पीछे मेरा है उस पर कायम, इस तरह कायम हूँ कि इलेक्शन उस दिन हो जाने हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर करेगा। ये भूल जाएं कि कोई उमर अता बंदयाल, वो जरा बीबा का आदमी है, वो थोड़ी सी वो कह देता है गुड टू सी यू, और इस पे ये मरियम बीबी पता नहीं कितने तबर्रे निकाल रही है उसके खिलाफ। उन्होंने क्या कहा है, गुड टू सी यू। मैं अगर 3 महीने उसकी अदालत में पेश ना हूँ तो अगर जाऊंगा तो वो मुझे कहेगा गुड टू सी यू, आप किधर है इतना अर्सा। तो वो एक सिविल आदमी है, अंग्रेजी में जो सिविल होता है सिविलाइज्ड आदमी, लेकिन वो बड़ा मजबूत है। वो इसको इस मामले को ये नहीं छोड़ेगा कि इनको वो डेट अपनी नहीं भूलेगा। वो बार बार कहता है मेरा 13 मई वाला फैसला मौजूद है, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश, मैं उसके साथ कोई इन टच या कोई नहीं, पर मेरी ये ख्वाहिश है, मैंने अपनी तौर पर कि ये फैसला ना आए, इलेक्शन के बाद जाने दें, उमर बंदयाल छोड़ जाए फैज, काजी सैदी का भी इनको सजा देगा। पर इस वक्त जितनी तल्ख, जितनी संगीन जबान इस्तेमाल की है कभी सुनी नहीं थी। मरियम ने, जावेद लतीफ ने, ये ख्वाजा आसिफ ने, वगैरह वगैरह। इवन मौलाना फजल रहमान साहब ने ये जो धरना वगैरह भी किया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, उस वक्त भी बड़ी सख्त तकरीर, इतनी तल्ख कभी सुनी नहीं थी। और किस वजह से? इस वजह से कि ये चाहते हैं कि हमें डिस्क्वालीफाई किया जाए। ये मिन्नतें ले रहे हैं कि हमारे डिस्क्वालीफाई, क्यों कि ये चाहते हैं हमारे पास भी कोई बयानिया हो कि हमें चलने नहीं दिया। ये भी क्या झंडे लेके निकले और इलेक्शन में जाए तो ये कह सके जी हमारे क्या झंडे भी देख रहे हैं, हम क्या झंडे अगेंस्ट उमर अता बंदयाल, और वो हमें उससे चलने नहीं दी और नारे लगाए। एक बयानिया बने मजलूमियत का। इन्होंने खुद कुछ जैकेट पहने हुए, शहबाज शरीफ का खुद कुछ ट्रक के व्हील पे है और ये जाके ठा मारना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट की दीवार। ये ना इनको मिलेगा। अगर इनको डिस्क्वालीफाई ना किया गया तो ये इतनी हर्रा सराई ऐसी बातें करते 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 लोग थक जाएंगे इनसे। ये इतनी गालियां क्यों देते हो सुप्रीम कोर्ट? गालियों के मुतरादिफ और नारे जो लगे हैं इनके धरने पे। वो उमर अता बंदयाल कमाल कर गया, उसे 23 तारीख याद। मैंने कहा मौलाना आप 23 तारीख तक आप धरना रखे ना यहाँ, ये तो रखे ना, पहले 23 तारीख तक बिठाएं, हम भी देखेंगे कहाँ से रसद आती है, कहाँ से किन किन घरों में ये जाके ठहरते हैं, सस्ताते हैं,
क्या क्या उनकी किस तरह देखभाल होती है, वो उन्होंने उसी दिन उठाया और धरना ले गया। ये धरना उस दिन तक बैठना था जब तक बंदयाल इस्तीफा न देता। ठीक, ये गेम उमर अता बंदयाल स्मार्टली उन्होंने उसको समझा। ठीक है, डिग्निटी के साथ कर रहा है। अब ये सास की ऑडियो टेप ले आते, ऑडियो टेप करने पर ही इनकी हुकूमत और इनकी जो असेंबली है वो डीलेजिटिमाइज होती है। और मैं देख रहा हूँ कि 1-2 दिनों में 3 दिनों में कोई ना कोई रिट फाइल होगी इस बार। और उस पर बड़ा क्लियर है फैसला सुप्रीम कोर्ट का, और ये गेम इनके खिलाफ टर्न होगी। पर इनको ये ख्वाहिश है, ख्वाजा आसिफ मर रहा है कि मुझे डिस्क्वालीफाई कर। एक तो इलेक्शन ही लड़ना पड़ेगा, दूसरा ये कि एक बयानिया बन जाएगा, यदि हम भी मजलूम है, हमें चलने नहीं देते, जब आते हैं हम चले जाते हैं। नवाज शरीफ आता है हालात को ठीक करने के लिए, तो ये एक दफा ये इनकी गेम थी। राइट, एतजाज हसन साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया और बड़ा तफसीली सारे मामलात पर रोशनी भी डाली। चौधरी साहब हमारे साथ ही हैं, कहीं सो तो नहीं गए चौधरी साहब। एतजाज हसन साहब ने तो बड़ी ऐसी बातें की हैं जो कि एक ऐसे पहलू हैं, मैं समझती हूँ कि अगर इस वक्त कोई PTI के लोग सुन रहे हैं उनके वकीलों के लिए तो बड़े वो हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो आपका ओवरऑल वैसे ये जो अभी जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब की भी मैंने बात की और उसके हवाले से भी उन्होंने दिया एक अपने ओपिनियन, सर आपकी क्या राय है जो इन्होंने लीगल ओपिनियंस दिए हैं एतजाज हसन साहब ने? एतजाज हसन साहब एक सीनियर वकील हैं, उनके लीगल ओपिनियन का एहतराम करता हूँ। अच्छा, बस थोड़े को ज्यादा जान लेते हैं। नहीं, असल में चोई साहब का ये कहना है कि जो उन्होंने कहा है, चोई साहब भी मुत्तफिक हैं उसके साथ कि वो उससे उनकी भी वही राय है। लेकिन इमरान साहब, एतजाज हसन साहब ने जो वैसे बातें की हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि बज़ाहिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे गेम अभी तलपट दिखाई देती है, वरना अभी तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल PTI बैकफुट पर है और जो एक हुकूमती नैरेटिव है जो उन्होंने चढ़ाई की है वो बड़ी कामयाब नज़र आ रही है फ़िलहाल। तो आप समझते हैं कि जो एतजाज हसन साहब ये सोच रहे हैं कि ये सारी चीज़ें उल्टा इनके गले पड़ने वाली हैं, ये वाकई ऐसा हो सकता है? समीना देखिए, एतजाज हसन साहब ने आज मुख्तलिफ नई जेहतें खोली हैं ये हमारे प्रोग्राम में, जो उन्होंने गुफ्तगू की है और जो उन्होंने पहलू दिखाए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि सारे मामलात में मज़ीद मुल्कों में मुझे तो हालात मज़ीद ख़राब होते हुए दिखाई देते हैं। हाँ, क्योंकि एतजाज हसन साहब की अथॉरिटी को और उनकी राय को कानूनी तौर पे चैलेंज तो नहीं किया जा सकता। जो उन्होंने कहा है यकीनन कानून में उसके मुताबिक ही होगा और कानून वही कहता है। और फिर जो ख़ास तौर पे उन्होंने अमेरिका के हवाले से बात की है, कांग्रेस तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें देखें कि मज़ीद अनारकी फिर फैलेगी। फिर मुझे तो मैं तो पहले ही कहता हूँ कि मुझे अभी फ़िलहाल इलेक्शन नज़र नहीं आते, तो ऐसी सूरत हाल में तो मुझे लगता है कि फिर अभी बहुत कुछ होना बाकी। हाँ जी, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो अनदेखी हमें मज़ीद देखना पड़ेंगी। ठीक, PTI रहनुमाओं का पार्टी छोड़ने का भी सिलसिला जारी है। थोड़ा सा टाइम रह गया, मैं चाहूँगी आप लोगों से इस पर भी मैं एक कमेंट ज़रूर ले लूँ। चौधरी साहब, आज अजमल वज़ीर खान साहब ने भी तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया है और भी सुनने में आ रहा है कि शायद मज़ीद भी कुछ लोग खैरबाद कहेंगे। तो ये जाने वालों के ऊपर आपकी क्या राय है? बहुत से लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जी कुछ ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी पार्टी से कहीं दूर दूर ही खड़े थे और अब वो सिर्फ अनाउंसमेंट कर रहे हैं। अजमल वज़ीर साहब का तो वो एक स्कैंडल आया था KP में, उसके बाद तो उनको अलहदा कर दिया था। उसके बाद कोई इतने एक्टिव तो मैंने नहीं देखे। और जिन लोगों को ये सिलसिला तो अब मेरे ख्याल में चलेगा PTI को छोड़ने वालों का, और इसमें इजाफा होगा, आप देखते जाएंगे। तो मुख्तलिफ लोगों को जिनको टिकट नहीं मिला, अकोमोडेट नहीं हुए, उन्होंने भी छोड़ा है। लेकिन अभी ये सिलसिला शुरू हुआ है, इसको आप देखेंगे कि इसमें तेज़ी भी आएगी। लेकिन जो अभी तक जो लोगों ने छोड़ा है उसमें जहाँ तक मैं समझता हूँ या मैंने देखा है, मेजॉरिटी ऐसी है जिनका PTI के अंदर कोई फ्यूचर नहीं था या टिकट नहीं मिले, अकोमोडेट नहीं हुए, तो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से वो उन्होंने छोड़ा है। बाकी मामलात अभी आगे आते हैं तो फिर देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। अजमल वज़ीर साहब जो हैं वो या कुछ और लोग नाम थे, उनके नाम कोई PTI में बड़े अरसे से कोई मुतहरक लोगों में से तो नहीं थे वो। ठीक,
लेकिन इमरान साहब कुछ जो लोग ऐसे अगर कोई छोड़ के जा भी रहे हैं, जैसे आमिर कियानी साहब का इमरान खान साहब ने भी जिक्र किया कि उनके जाने का दुख भी हुआ, तो आप समझते हैं कि अगर इमरान खान साहब ये बात कर रहे हैं कि लोग अंडर प्रेशर हैं इसलिए छोड़ने पे मजबूर हो रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि ये लोग कभी भी अगर सूरत हाल बेहतर होती है तो दोबारा भी आ सकते हैं? देखिए समीना, पाकिस्तानी सियासत में ये कोई गैर मामूली बात नहीं है, लोगों का पार्टियां छोड़ना, फिर वापस आना, फिर छोड़ना। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं सीनियर तरीन लोगों में से हैं पीटीआई के, वो कई दफ़ा पहले आप देखें पीपल्स पार्टी छोड़ी, नून लीग में आए, फिर उस पीपल्स पार्टी में चले गए। तो ये सियासी तौर पे ये होता रहता है। लेकिन असल चीज़ ये है जो चौधरी साहब, जिस तरह फैसल चौधरी साहब कह रहे थे कि अभी तक जिन लोगों ने छोड़ा है वो सिवाय 2-3 लोगों के, जिसमें मतलब अमीन असलम साहब हैं या आमिर कियानी हैं, फर्स्ट ईयर के जो लोग हैं। वैसे तो पीटीआई में फर्स्ट ईयर सिर्फ एक ईयर, वो है इमरान खान। सेकंड ईयर जो है जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब हों, असद उमर साहब हों, फवाद चौधरी साहब हों, अभी तक उस सेकंड ईयर में से भी सिर्फ 2-3 लोग ही गए हैं। अगर इस सेकंड ईयर में से लोग जाते हैं तो फिर कॉस्मेटिक जो है वो उसके असरात आएंगे। वैसे ऑन ग्राउंड तो देखें, इलेक्शन अगर होते हैं तो वोट उनको भी नहीं पड़ने, वोट इमरान खान को पड़ने हैं, वो जिसको भी टिकट दें। लेकिन खत्म हो गया जी। और देखते हैं जी आने वाले दिनों का करवट लेती है पाकिस्तानी सियासत। फिलहाल तो हलचल ही नजर आ रही है। आज के प्रोग्राम से इतना ही नाज़रीन, फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।